हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रिज़ल्ट के आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ लोग कह भी रहे हैं कि आजकल में रिज़ल्ट आ सकता है। पॉजिटिव रहिए और तैयारी में लगे रहिए और दुआ भी करते रहिए कि हमारा जो है इस बार नंबर लग जाए मेंस में, और फिर मेंस में नंबर लगने के बाद सीधा एक पोस्ट मिल जाए, है ना। चलिए, तो हम जोसेफ एडिसन की बात कर रहे हैं। आप अगर देखे होंगे तो हमने अभी तक 3 सेशन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 सेशन में हमने इनके दोनों एसेज का इंट्रो देख लिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये छठवां आपका सर रॉजर एट होम एसे, इससे पहला क्वेश्चन अपन ने इसका डिस्कस किया था। जो बाकी सेशन है अगर आपने नहीं देखे ना तो उनको ज़रूर देखिए। पूरी तरह से आपको दोनों एसेज भी क्लियर हो जाएंगे और उनका जो बैकग्राउंड है ना लिखने का वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या थीम है, क्या स्टोरी है, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं अभी 7 8 9 10 और 11, तो इनको हम 2 सेशन में और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। What role does the chaplain play in Sir Roger at home and how does it reflect Sir Roger's values? करेंगे जो चैपलिन है उसने किस तरह से रोल निभाया है अपना सर रॉजर एट होम में, और हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है सर रॉजर के वैल्यूज़ को, यानी वो किन चीज़ों को वैल्यू देते थे। और आप वो सोशल वैल्यूज़ से भी आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की सोशल वैल्यूज़ का माहौल रखते थे अपने घर पे। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है ये कैरेक्टर, वो बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहले अपन डिस्कस करेंगे कि चैपलिन ने रोल कैसा निभाया है। क्या रोल निभाया ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। The chaplain in Sir Roger at Home represents both the moral central of Sir Roger's estate and the reflection of his master's values। करेंगे जो द चैपलिन है सर रॉजर एट होम ऐसे में रिप्रेजेंट, वो प्रस्तुत करता है बोथ, दोनों। क्या दोनों? मोरल सेंटर ऑफ सर रॉजर्स स्टेट, सर रॉजर के स्टेट के मोरल सेंटर को, नैतिक केंद्र को, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मास्टर्स वैल्यूज़, और अपने मास्टर की वैल्यूज़ की रिफ्लेक्शन भी हमारे सामने पेश करता है, प्रेजेंट करता है। एडिसन डिस्क्राइब्स हिम एज अ मैन ऑफ गुड सेंस, एडिसन उसे एक गुड सेंस का व्यक्ति कहते हैं। एंड सम लर्निंग, और ज्ञानी भी कहते हैं। ऑफ अ वेरी रेगुलर लाइफ, और उनकी जो ज़िंदगी है बड़ी रेगुलर है। एंड ओबलाइजिंग कन्वर्सेशन, और उनकी जो बातचीत है वो बड़ी अच्छी है। हु हैज़ लिव्ड इन द फैमिली फॉर ओवर 30 ईयर्स, जो सर रॉजर के परिवार में, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि सर रॉजर के यहाँ जो भी है, नौकर हो, उन नौकर की कोई भी कैटेगरी हो, वो सब उनके परिवार में ही आते हैं। दिस शोज कॉन्टीन्यूटी, ये कॉन्टीन्यूटी को दिखाता है, ट्रस्ट भरोसे को दिखाता है, एंड फ्रेंडशिप और मित्रता को भी दिखाता है। ठीक है, आगे देखें। सर रॉजर जो है डिलिबरेटली, जानबूझ करके, चूज हिम, उसे ही चुनते हैं, फॉर हिज सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, एंड प्रैक्टिकल विजडम, और प्रैक्टिकल विजडम की वजह से, कि उसकी जो बुद्धिमानी है ना वो असल में काम करती है। ऐसा नहीं कि खाली आदमी देखने में बुद्धिमान है, काम उससे एक नहीं हो रहा है। रादर देन फॉर ऑस्टेंटेशन इन स्कॉलरशिप, करेंगे स्कॉलरशिप में दिखावे के बजाय उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी उसको प्रेफर करके उसको चैपलिन बनाया गया था। एज द नाइट ह्यूमरसली एक्सप्लेन्स, जैसा कि वो नाइट जो है ह्यूमरसली एक्सप्लेन भी करते हैं कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग इंसल्टेड विथ लैटिन एंड ग्रीक एट हिज ओन टेबल। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत रहते हैं, ऑफ बीइंग इंसल्टेड, कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, विथ लैटिन एंड ग्रीक, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के द्वारा, एट हिज ओन टेबल, उनकी खुद की टेबल पर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जो चैपलिन है ये जो स्पीच डिलीवर करता है ना, तो ये अपनी खुद स्पीच तो लिखते नहीं थे। ये पुराने जो ऑथर्स हुए हैं, 2 नाम भी उसमें मेंशन किए हैं इन्होंने, तो उनके वर्क को पढ़ करके, तो हो सकता है कि वो लैटिन और ग्रीक में लिखते हों, तो उसको ये भय रहता था कि कहीं ये भाषाएं मेरी बेइज्जती ना कर दें। एक समझिए कि जोक सा है ये। एंड देयर फोर प्रिफर्ड ए क्लर्जी मैन ऑफ प्लेन सेंस, इसलिए देयर फोर प्रिफर्ड, पसंद करते थे, क्लर्जी मैन एक पादरी को, ऑफ प्लेन सेंस, एक सीधे साधे विचारों वाला, सोशिएबल टेम्पर वाला,
एंड अ गुड एस्पेक्ट, और एक अच्छे एस्पेक्ट और स्वरूप वाला, दिखने में भी ठीक ठाक लगे, ये मतलब है। अच्छा, ये बात आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो ये बात शायद कही गई है किसके लिए, सर रॉजर के लिए, कि उन्होंने इसे ही क्यों चुना, वो रीज़न बताया गया है कि उनको ये लगता था सर रॉजर को कि लैटिन और ग्रीक जो है कहीं उनसे इसकी भी उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो ऐसे क्लर्जी मैन को लेके आए जो सब कुछ उन्हें आसानी से समझा सके, बता सके। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स, ये डिसीजन जो है ना रिफ्लेक्ट करता है सर रॉजर्स कॉमन सेंस, सर रॉजर के कॉमन सेंस को, प्रैक्टिकलिटी को, एंड डिसलाइक ऑफ प्रोटेंशन, और दिखावे को नापसंद करना भी दिखाता है कि उनको दिखावा पसंद नहीं था, कि आपको अगर ज्ञान है तो उसकी जो है आप बोस्ट करते फिर रहे हैं, शेखी मारते फिर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द चैपलिन हु ऑल्सो एम्बडीज, ये जो चैपलिन है वो एक और चीज़ हमारे सामने व्यक्त करता है, वो क्या है, सेल्फिश सेल्फलेसनेस, है ना। एज एडिसन ऑब्जर्व, जैसे कि एडिसन खुद कहते हैं कि ही हैज़ नेवर इन ऑल दैट टाइम हैज़ आस्क्ड एनी फॉर एनीथिंग ऑफ मी फॉर हिमसेल्फ। देखिए, ही हैज़ नेवर इन ऑल दैट टाइम हैज़ आस्क्ड एनीथिंग फॉर मी for him of me for himself, though he is every day soliciting me for something in behalf of one or other of my tenants, his parishioners. This shows his dedication to the community's welfare. तो ऐसा कहते हैं कि वो जो है कभी अपने लिए सारी चीज़ों की डिमांड नहीं करते थे, या अपने लिए ही सब कुछ नहीं चाहते थे, और दो ही इज़ एवरी डे सॉलिसिटिंग मी फॉर समथिंग, वो कुछ ना कुछ इन बिहाफ ऑफ वन और अदर, किसी दूसरे किराएदार के लिए मुझसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते थे। दिस शोज हिज डेडिकेशन टू द कम्युनिटीज़ वेलफेयर, ये उनके कम्युनिटी के वेलफेयर के प्रति उनके डेडिकेशन को भी दिखाता है कि वो उनके पास जो था उनके लिए पर्याप्त था, ऐसा समझिए। और अगर वो कोई चीज़ मांगते भी थे ना, तो वो दूसरों के लिए मांगते थे, अपने लिए नहीं मांगते थे। आगे देखेंगे। एज अ प्रीचर, और एक प्रीचर के तौर पर, द चैपलिन डज नॉट कंपोज हिज ओन सरमन, अभी अपन ने बात करी कि जो चैपलिन थे वो अपनी खुद के सरमन तो कंपोज करते नहीं थे, बट रीड्स फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ग्रेट डिवाइंस, बल्कि वो महान आत्माओं के वर्क को पढ़ते थे, उससे अपनी जो स्पीच है उसको डिलीवर करते थे। जैसे कि इसमें देखिए नाम दिए हैं जो कहे थे, आपको बताए थे, टिलोटसन है और बरो है एंड साउथ। ठीक है, इनके वर्क से अपनी स्पीच को ड्राइव करते थे और फिर उसको लोगों के सामने डिलीवर करते थे। एडिसन प्रेजेस दिस मेथड, एडिसन इस मेथड को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अ सरमन रिपीटेड आफ्टर दिस मैनर इज लाइक द कंपोजिशन ऑफ अ पोएट इन द माउथ ऑफ अ ग्रेसफुल एक्टर। करेंगे इस तरह जो सरमन दी जाती थी ना, वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई एक किसी पोएट की कंपोजिशन है, जो कि किसी एक ग्रेसफुल एक्टर के द्वारा पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, शानदार एक्टर के द्वारा। दिस रिफ्लेक्ट्स बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इफेक्टिवनेस, इससे प्रैक्टिकलिटी भी व्यक्त होती है और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता भी। ठीक है, दस इस प्रकार से द चैपलिन इज़ अ फिगर ऑफ मॉडेस्टी, जो चैपलिन है वो फिगर ऑफ मॉडेस्टी है। डिवोशन का भी फिगर है, यानी वो मॉडेस्टी को प्रकट करते हैं। डिवोशन श्रद्धा को प्रकट करते हैं, यूटिलिटी और यूटिलिटी को भी, ये मतलब दूसरों के काम आना, दूसरों के काम बनाना। एंड हिज प्रेजेंस, और उनका जो उपस्थिति है ना सर रॉजर साउथ सर रॉजर के घर में, रेनफोर्सेस द नाइट्स वैल्यूज़, वो नाइट की वैल्यूज़ को रेनफोर्स भी करती है, यानी सर रॉजर की वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़, मॉडरेशन की वैल्यू, ह्यूमिलिटी की वैल्यू एंड बेनेवोलेंस की वैल्यू, यानी उदारता, ह्यूमिलिटी विनम्रता, और मॉडरेशन, और एक सच्चा और सदाबहार व्यवहार, सबसे अच्छे से बोलना बात करना, ये उनकी वैल्यूज़ थी, जिसको बड़े अच्छे से चैपलिन ने दिखाया है आपके इस एसे में। बल्कि कहिए कि एडिसन ने चैपलिन के थ्रू हमारे सामने बड़ी अच्छी चीज़ें व्यक्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, एंड इट सेज हाउ डज सर रॉजर एट होम, किस तरह से सर रॉजर एट होम रिफ्लेक्ट व्यक्त करते हैं एडिसन्स मोरल एसेइस्ट पर्पस एज एन। अच्छा, ये थोड़ा सा
इसको ऐसे समझिए, हाउ डज सर रॉजर एट होम रिफ्लेक्ट एडिसन्स मोरल पर्पज एज एन एसेइस्ट। ये जो एसेइस्ट है ना, ये यहाँ पे आएगा, इसको आप अपनी प्ले लिस्ट में सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिटिंग में हो गई है गड़बड़ी। पर्पज ऑफ एन एसेइस्ट, ये क्वेश्चन होगा। यानी ये सर रॉजर एट होम में जो ये ऐसे है सर रॉजर एट होम, ये किस तरह से एडिसन के मोरल पर्पस को व्यक्त करता है, ये बताना है। पूरे एसी की ही बात हो रही है। एडिसन सर रॉजर एट होम, एडिसन का ये जो वर्क है, इज मोर देन अ कैरेक्टर स्केच, ये कैरेक्टर स्केच से ज़्यादा है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ब्रॉडर मोरल पर्पस, ये अपने विस्तृत नैतिक उद्देश्य के लिए ये व्यक्त करता है, ये जाना जाता है। एज एन एसेइस्ट, उनके एसेइस्ट के तौर पर। टू इन लिव इन मॉरलिटी विथ विट, जिसमें ये दिखाते हैं कि कैसे आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इन लिव जीवन व्यतीत कर सकते हैं नैतिकता वाला, विथ विट बुद्धिमानी के साथ, होशियारी के साथ। एंड टेम्पर विथ मॉरलिटी, और कैसे आप नैतिकता से छेड़खानी भी कर सकते हैं, छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ये मतलब है। थोड़ा सर रॉजर्स हाउस होल्ड, सर रॉजर के घर के द्वारा एडिसन प्रेजेंट करते हैं अ मॉडल ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी, एक घरेलू सामंजस्य के आदर्श को या मॉडल को, काइंडनेस के मॉडल को, एंड क्रिश्चियन वर्च्यू, और ईसाइयों के गुणों को भी। द एसे कन्वेज द आइडिया ऑफ गुड मास्टर, ये जो एसे है ये एक अच्छे मास्टर के आइडिया को कन्वे करता है। हुज अथॉरिटी इज बैलेंस्ड, जिनकी अथॉरिटी बिल्कुल बैलेंस्ड है विथ ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ। एडिसन नोट्स, और एडिसन लिखते हैं, कहते हैं कि दिस ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, एंड गुड नेचर, और जो अच्छा प्रकृति है, स्वभाव है, इंगेजेस एवरीबडी टू हिम, उनको सबके साथ व्यस्त रखता है, यानी हर कोई उनसे जो है मिलना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। इफ़ ही कफ्स, अगर मान लो वो खांस दें, और बेट्रेज एनी इन्फर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, या इन्फर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की कोई उसमें निशानी अगर उनमें झलकने लगे ना सर रॉजर में, तो क्या होता था, इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व अ सीक्रेट कंसर्न, बड़ा आसान था एक सीक्रेट कंसर्न, एक रहस्यमयी चिंता को ऑब्जर्व करना, देखना, इन द लुक्स ऑफ ऑल हिज सर्वेंट्स, उनके सभी नौकरों में, यानी सब चिंतित हो जाते थे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके। सच डिपिक्शंस इनकरेज रीडर्स, ऐसे डिपिक्शन जो है ना, ऐसी बातें जो हैं, इनकरेज रीडर्स, वो रीडर्स को इनकरेज करती हैं टू इमिटेट दीज मोरल वर्चूज़, कि वो इन नैतिक गुणों को इमिटेट करें, उनकी नकल करें, इन दियर ओन लिव्स, अपनी खुद की ज़िंदगी में। सही बात है, मतलब सर रॉजर ने अपना एक ऐसा स्थान मकाम बना रखा था अपने सभी फैमिली वालों के बीच में, यानी अपने नौकरों के बीच में, उनसे प्यार से बोलना भी, उनके हाल चाल भी लेना, खाना पूछ लेना, और उनसे बातचीत करना, जो एक रेयर बात थी, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ में तो आपको ईगोइस्ट देखने को मिलेंगे, ईगोटिस्ट देखने को मिलेंगे। ये दो वर्ड हैं, इनको ज़रा ढूंढिएगा, आपके काम आएंगे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ठीक है। उस समय इस तरह का कैरेक्टर होना अपने आप में एक दुर्लभता थी, इसलिए जो सभी नौकर थे ना, उन पर बस जान न्यौछावर करने, उनके काम करने को बहुत ज़्यादा तैयार रहते थे। सिमिलरली, इसी तरह से, और क्या बात है, द चैपलिन्स रोल, जो चैपलिन का रोल है, कन्वेज लेसन्स, वो हमें पाठ पढ़ाता है, ऑफ ह्यूमिलिटी, दयालुता के, सिंप्लिसिटी, सीधे साधेपन के, इन प्रैक्टिकल रिलीजियन, और एक प्रैक्टिकल धर्म के। इंस्टीड ऑफ बर्डनिंग हिमसेल्फ विथ ओरिजिनल सरमन्स के नीचे दब जाने से अच्छा, ही सिलेक्ट्स द फाइनेस्ट एग्जिस्टिंग वंस, वो जो पहले से विद्यमान सरमन्स है ना, उनसे मदद लेना, उनको डिलीवर करना ज़्यादा पसंद करते थे। नहीं तो पता चला दो दिन सोच रहे हैं कि क्या कहना है, क्या कहना है। इससे अच्छा है कि जो पहले सरमन दिए जा चुके हैं उन्हीं को रिपीट कर दिया जाए। इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए कि प्रैक्टिकल डिविनिटी को इंश्योर करते हुए ये पुराने सरमन्स को ही अपनी स्पीच में डिलीवर किया करते थे। रीचेस द पैरिश इफेक्टिवली, ये जो चीज़ है ना, रीचेस, पहुंचती थी पैरिश, उनके भक्तों तक, कैसे, इफेक्टिवली, बड़े प्रभावी ढंग से। एडिसन कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि
This would not only be more easy to themselves but more edifying to the people. कह रहे हैं कि ये बात तो उन सब के लिए इजी तो नहीं थी, बट मोर एडिफाइंग टू पीपल, बल्कि और लोगों के लिए एडिफाई करने वाली थी। दस इस प्रकार से द एसे प्रमोट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जो एसे है वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी को, उपयोगिता को क्या करता है, प्रमोट करता है, ओवर वैनिटी, घमंड के बजाय, या घमंड को ऊपर रखने के बजाय ये एक सोशल वैल्यूज़ को ऊपर रखते हैं, है ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी को ऊपर रखते हैं कि असल चीज़ें ये हैं। घमंड और अपने को दिखावा करना, अपनी धन संपत्ति, अपना घर, अपनी गाड़ियाँ, इनका दिखावा करना, करे सब बेकार की चीज़ें हैं। वैनिटी में ये सब आएगा, बुरा घमंड होता है ये, ठीक है। प्राउड से भी बड़ा वाला घमंड, प्राइड से भी। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल यूटिलिटी ओवर वैनिटी। आगे देखेंगे द एसे, ये जो एसे है ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स, ये प्रकट करता है क्या, एडिसन्स प्रेफरेंस, एडिसन की पसंद को फॉर मॉडरेशन, मॉडरेशन के लिए, ओवर एक्सेसेस, एक्सेसेस की बजाय। अपन जानते ही हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना, किसी भी चीज़ की अधिकता खराब होती है। तो ये मॉडरेट रखना चाहते हैं अपने कैरेक्टर्स को भी, और सोसाइटी के माहौल को भी, और सोशल चीज़ों को भी, सभी। सर रॉजर से ह्यूमर, सर रॉजर का जो ह्यूमर है, दो टिंज्ड विथ इसेंट्रिसिटी, यद्यपि उसमें झलक मिलती है इसेंट्रिसिटी, सनकीपन की, इज़ वेरी इनोसेंट इन इट सेल्फ, स्वयं में बड़ा वो निर्दोष सा है उनका जो कौन है, ह्यूमर है। सो इट रेंडर्स हिज कन्वर्सेशन, इसलिए वो इनके कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को प्रस्तुत करता है हाईली एग्रीएबल, बहुत ज़्यादा एग्रीएबल फॉर्म में, जिससे आप सहमत हो जाएं आसानी से, जो बात आप आसानी से मान लें। एडिसन सटली रिमाइंड्स रीडर्स, और एडिसन जो है वो याद दिलाते हैं रीडर्स को दैट की वर्च्यू एंड काइंडनेस आर मोर इम्पोर्टेंट, कि वर्च्यू और काइंडनेस जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, देन ब्रिलियंस और विट अलोन, सिर्फ ब्रिलियंस होने से या बुद्धिमानी होने से। करेंगे सिर्फ अगर बुद्धिमानी या बिट होशियारी या विट होशियारी है अगर आपके पास, और काइंडनेस नहीं है, और आपके अंदर गुण नहीं है ना, तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं। अगर इनका आपके अंदर ब्लेंडिंग मौजूद है, इनका मिश्रण मौजूद है ना, तभी आप समझिए कि आप सोशल हैं। इन प्रेजेंटिंग सर रॉजर एज लवेबल ब्लेंड ऑफ वर्च्यू, इन प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करने में सर रॉजर को एज अ लवेबल, एक प्रिय, ब्लेंड ऑफ वर्च्यू, गुणों वाले, एसेंट्रिसिटी, सनक वाले, एंड बोलेवेलेंस, और उदार व्यक्ति को, एडिसन मोरलाइजेज, एडिसन ये मोरलाइज करना चाहते हैं विदाउट प्रीचिंग, बिना किसी प्रीच के, बिना किसी भाषण के। यानी सर रॉजर का जो कैरेक्टर है उसमें जो इन्होंने ब्लेंड दिखाया है गुणों का, सनकीपन का और उदारता का, इन सभी से क्या करते हैं, एडिसन मोरलाइज करते हैं, हमें हमें नैतिकता सिखाते हैं विदाउट प्रीचिंग, बिना कोई भाषण दिए हुए, है ना। तो सर रॉजर ने ही कोई बात कही, बस उन्होंने अपने व्यवहार से सारी चीज़ें ऐसे के थ्रू हमारे सामने पेश की। तो इससे ये बात समझ में आई कि वर्ड्स आर नॉट सो इफेक्टिव एज आवर ओन वर्क्स, यानी हमारे जो काम है ना वो शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं ना, तो कई बार शब्द भी काम करते हैं आज के माहौल में। जैसे आजकल के लोगों को दिखावा बहुत पसंद है, बातचीत बहुत पसंद है, मगर जो असली प्रभावशीलता है ना वो आपके काम से ही लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं द एसे, ये जो एसे देयर फोर, इसलिए फुलफिल्स हिज गोल, उनके उद्देश्य को पूरा करता है, ऑफ टीचिंग, सिखाने के, पढ़ाने के, थ्रू डिलाइट, इंजॉय के साथ साथ, यानी जॉय, खुशी के साथ साथ, शेपिंग रीडर्स सोशल एंड मोरल आइडियल्स इन अ जेंटल परसुएसिव मैनर, शेपिंग, शेप देते हुए रीडर्स के सोशल, सामाजिक, मोरल, नैतिक आइडियल्स, आदर्शों को, इन अ जेंटल एंड परसुएसिव मैनर, एक बड़े ही सीधे साधे, विनम्र और परसुएसिव, और एक ऐसे मैनर से जो हमारे दिमागों में घर कर जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो बचेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10,
और शायद 11 भी, तो अगर लास्ट वाले में अपन इसको निपटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से 9, 10 एंड 11। ठीक है, चलिए अभी देखिए, आज रोहित यादव जी ने भी मैसेज किया कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो उनको खैर बता दिया है कि प्ले लिस्ट जो है सारी कंप्लीट है, बनी हुई है। आप खाली चैनल के अंदर जाइए, प्ले लिस्ट को ओपन करिए, 16 से 17 प्ले लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत आसानी से आप सारे वीडियोस तक पहुँच सकते हैं, अपनी तैयारी में उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको PDF भी इसकी मिल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।